हम्म, ठीक। अच्छा, कौन कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, न्यूक्लियोलस को पढ़ा था हमने। चलें न्यूक्लियोलस से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए ये चीजें पढ़ी थी हमने कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बाय लेयर है, डबल लेयर है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है और बाहर वाली रफ है। कौन बताएगा कि बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है रफ क्यों है? आउटर मेम्ब्रेन रफ क्यों है भाई? क्या अटैच है उसके ऊपर? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अटैच हुए हुए हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनेंगे ना, वो जब बाहर आएंगे तो न्यूक्लियर पोर से अटैच होंगे और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। इसलिए जो न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, वो रफ है। हाँ, आउटर मेम्ब्रेन पे चिपक के अटैच हो जाएंगे, चिपके होंगे राइबोसोम। फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होंगे आरईआर की ओर। हाँ, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच होंगे जो न्यूक्लियस से बन के निकलेंगे। ओके। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन स्मूथ है ड्यू टू द लैक ऑफ राइबोसोम। उसके अलावा न्यूक्लियोपोरिन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ये न्यूक्लियर पोर्स बनाती हैं। न्यूक्लियर पोर डिफरेंशिएटेड सेल में कम और अनडिफरेंशिएटेड में ज्यादा। एग में कितने न्यूक्लियर पोर थे बताएं तो? देखें तो किसका रट्टा बिल्कुल पक्का है। वेरी गुड। क्यों 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 है इतने इतने ज्यादा क्यों है? रीजन? क्योंकि क्योंकि एग सेल जो है ना, वो पूरी डेवलपमेंट करवाएगा। अभी पूरी डेवलपमेंट करवाने के लिए सारे जीन से, तकरीबन डेवलपमेंट वाले जीन से काम करवाना पड़ेगा। तो एग के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच ज्यादा एक्सचेंज होगी। इसीलिए एग के न्यूक्लियस में जो पोर्स होंगे वो ज्यादा होंगे। ठीक हो गया ना? इसीलिए एग के न्यूक्लियस के पास ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स होंगे। सर ने गलती से बंद कर दी सारा सिस्टम, फिर चला रहे हैं भाई। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियोपोरिन्स के बाद हमने पेरी न्यूक्लियर स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है? इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म से आज स्टार्ट करते हैं। और ये जो है हमारा टॉपिक, न्यूक्लियोप्लाज्म को पूरा पढ़ना है भाई। गौर से सुनना है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही टाइम थोड़ा कम मिल रहा है हमें, इसीलिए चीजें थोड़ी थोड़ी कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आज इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं। अगर राइबोसोम मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो कल राइबोसोम को पढ़ेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पीएमसी के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स पूरे हैं। हाँ, अगर टाइम मिला तो जो पीएमसी में टॉपिक नहीं है, सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल वगैरह, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये मैं आपको चीजें पढ़ा लूंगा। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर फ्लूइड है, वो डेंस है ज्यादा साइटोप्लाज्म के फ्लूइड से। क्योंकि न्यूक्लियर फ्लूइड में बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन्स हैं, स्टोन एंड नॉन स्टोन, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी प्रोटीन्स हैं। बहुत बहुत ज्यादा फास्फोरस है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के बनने के लिए फास्फोरस चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स हैं खुद, क्योंकि
जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, सही है, इसीलिए न्यूक्लियोटाइड पढ़े हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और मेटल आयन स्पेशली मैग्नीशियम्स है। तो इन ज्यादा थोड़ा एरिया है, ज्यादा चीजें हैं, इसके लिए न्यूक्लियस के फ्लूइड की जो डेंसिटी है साइटोप्लाज्म से ज्यादा है, डेंस है। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म थोड़ा बहुत ज्यादा एसिडिक है। कौन बताएगा न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों एसिडिक है? आप कहेंगे सर फास्फोरिक एसिड ज्यादा है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। वकार ठीक है ना? तो स्क्रीन नजर नहीं आ रही मिडिल में? किसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही भाई? आ रही है सर, सही है, शेडो है थोड़ा। एक मिनट एक मिनट। सफला अभी है, शेडो है अभी? अच्छा अभी सही है, हाँ ओके। देखें भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये प्रोटीन ज्यादा हैं। कौन बताएगा न्यूक्लियर पोर से डीएनए पॉलीमरेज अंदर जाएगा या बाहर आएगा? आरएनए पॉलीमरेज अंदर जाएगा या बाहर आएगा? आप कहेंगे सर ये दोनों एंजाइम है साइटोप्लाज्म में बनेंगे, ये अंदर जाएंगे, ओके। स्टोन प्रोटीन अंदर जाएंगी, नॉन स्टोन प्रोटीन अंदर जाएंगी, सही है, फास्फोरस अंदर जाएगा, न्यूक्लियोटाइड अंदर जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स अंदर जाएंगे, हाँ न्यूक्लियोटाइड बाहर भी जाएंगे, एनएडी वाले, एफएडी वाले, मोनोन्यूक्लियोटाइड वाले, एटीपी वाले, सेकेंडरी मैसेंजर वाले, ये बाहर जाएंगे। मेटल्स आयन मैग्नीशियम अंदर आया है काम करने के लिए। मैग्नीशियम का क्या काम है? कौन बताएगा मैग्नीशियम का न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या काम है? आप कहेंगे सर मैग्नीशियम इज अ कोफैक्टर फॉर डीएनए एंड आरएनए फॉर्मेशन, यानी रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का जो एंजाइम है वो एज अ कोफैक्टर यूज करेगा मैग्नीशियम को। इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म में द मोस्ट अबंडेंट आयन इज मैग्नीशियम and phosphorus, most abundant ions present in the nucleus, inside the nucleoplasm for the transcription and replication। ठीक, ओके आगे चलते हैं। आज हमें पढ़ना है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस। भाई न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना उसको हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं, न्यूक्लियस का फ्लूइड, न्यूक्लियर शेप भी कहते हैं, कैरियो लेंफ भी कहते हैं, लेंफ मतलब भी फ्लूइड, प्लाज्म मतलब भी फ्लूइड, शेप मतलब भी फ्लूइड, कैरियो लेंफ, न्यूक्लियर शेप, कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारी चीजें, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम ये भी डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, ये भी डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। तो डिफरेंस क्या हो गया? केमिकली बोथ आर इक्विवेलेंट, both are same, but physically, morphologically both are changed in size, in shape, in look, in visibility, both are changed। ये भी डीएनए और प्रोटीन का, ये भी डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है बताएं? डीएनए के ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों किससे बने हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन से। स्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, स्टोन की बात कर रहा हूं, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। स्टोन डीएनए को अट्रैक्ट करता है और डीएनए स्टोन के ऊपर लपेटता है, फिर कंडेंसेशन होती है ना, इसको कंडेंसेशन स्पाइरलाइजेशन कहते हैं। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में
जो फर्क है वो ये है कि डीएनए और हिस्टोन थोड़े कंडेंस हैं, थोड़े लपेटे हुए हैं, ज्यादा नहीं लपेटे हुए, तो ये क्रोमेटिन बन गया। ये क्या होगा, ये थिन होगा, ये क्या होगा, लॉन्ग होगा क्रोमोसोम से, और इनविजिबल होगा, इसको देख नहीं सकेंगे, इनविजिबल होगा, देख नहीं पाएंगे इसको। जो क्रोमोसोम है वो भी डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, मगर यहां पे डीएनए और प्रोटीन बहुत सारे लपेटे होंगे, कंडेंस्ड होंगे, ज्यादा कंडेंस्ड होंगे। क्रोमेटिन जो है वो लेस कंडेंस है, क्रोमेटिन जो है वो लेस कंडेंस है। अभी इस क्रोमेटिन को अगर क्वाइल करें और क्वाइल करें तो ये छोटा और मोटा स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम क्रोमोसोम कहेंगे। अगर इसको खोलें यानी डीकंडेंस करें तो ये वही लेस कंडेंस स्ट्रक्चर, थिन स्ट्रक्चर बन गया, जिसको आप कहेंगे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थिन, लॉन्ग, इनविजिबल, और क्रोमोसोम थिक, कंडेंस्ड, विजिबल एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर। both are made up of DNA and histone और प्रोटीन। तो ये फर्क हो गया, क्रोमोसोम क्या होगा, थिक होगा और शॉर्ट होगा और विजिबल होगा। कमेंट में कौन बताएगा कि पार्किंस एनिलीन क्या है। पार्किंस एनिलीन, आप कहेंगे सर पार्किंस एनिलीन एक टाइप है डाई का, डाई स्टेन, कलर देने वाली टेक्निक। पार्किंस एनिलीन डाई स्टेन है, एक कलर है जो कि क्रोमोसोम को दिया जाता है देखने के लिए। इसका मतलब क्रोमोसोम्स आर कलरलेस बॉडी, क्रोमोसोम कलरलेस हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के जैसा कलर है क्रोमोसोम का। जैसे पानी में जेली पड़ी हो, जेलीफिश का कोई कलर नहीं होता, जेलीफिश कलरलेस होती है। जेलीफिश जो होती है ना, वो उसमें 99% 99% पानी होता है, तो उसका कलर कोई नहीं बनता। तो जेलीफिश ट्रांसपेरेंट होती है पानी की तरह। तो क्रोमोसोम भी ट्रांसपेरेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की तरह। क्रोमोसोम को अगर देखना पड़े तो हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम को कलर देंगे। जब ये कलर एब्जॉर्ब करेंगे तो बैंड बन जाएंगे, फिर हम देखेंगे तो ये कलर एब्जॉर्बिंग रीजन जहां पे मिलेंगे, इसका मतलब ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम को कलर्ड बॉडी क्यों कहा, क्योंकि कलर देकर इनको देखा जा सकता है। तो कलर देने वाली टेक्निक को कहते हैं पार्किंस एनिलीन। जनरली कलर देने वाली टेक्निक को कहते हैं डाइस्टेन। पार्किंस एनिलीन वन ऑफ द नेम ऑफ डाइस्टेन दैट यूज्ड टू सी द क्रोमोसोम। दैट डाइस्टेन इज यूज्ड बाय द साइंटिस्ट इन 1900. द साइंटिस्ट was Walter Fleming. First time observed the chromosome with the help of this dye named as Parkin's aniline. Okay, तो क्रोमोसोम को देखने के लिए ये डाई यूज होती है। आगे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं ये मेरी फिंगर्स जो हैं स्टोन प्रोटीन है, ये वायर क्या है, डीएनए है। ये डीएनए इनके ऊपर लपेटा हुआ है, कंडेंस हुआ है, ये कंडेंस हुआ है। अभी ये जो हमारी स्ट्रक्चर बन गई, ये हमारे बन गए क्रोमोसोम। अगर इनको खोलेंगे, लेस कंडेंस करेंगे, तो ये हमारा बन गया क्रोमेटिन। अब मुझे बताएं डीएनए कब एक्टिव होगा। डीएनए कब एक्टिव होगा, जब डीएनए खुला हुआ होगा क्रोमेटिन फॉर्म में, तब काम करेगा, या जब डीएनए लपेटा हुआ होगा, कंडेंस्ड होगा। शिरीन कलवड़ कह रही है ओपन, मैक ओपन, आंचल कंडेंस्ड। आंचल क्यों कहा कंडेंस्ड, ओपन, ओपन सफला ओपन, शिफा ओपन। जब ओपन होंगे ना भाई, निमरता ओपन, जब डीएनए ओपन फॉर्म में होगा यानी लेस कंडेंस्ड होगा, पैक नहीं होगा, जाहिर होगा, खुला हुआ होगा, तब काम कर सकेगा। तब आरएनए भी बना सकता है यानी ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, और तब डीएनए से डीएनए भी बना सकता है यानी रिप्लिकेशन कर सकता है, जब क्रोमेटिन के फॉर्म में हो। जब सारा डीएनए पैक हो गया अंदर, भाई जो धागा होता है वो किसी चीज के ऊपर आप उसको लपेट दें कॉइल करके, जब तक उसको खोलेंगे नहीं वो सिलाई करेगा, नहीं करेगा ना यार काम वो।
काम तब करेगा जब वो खुलेगा। तो डीएनए जब खुला हुआ होगा तो काम करेगा, जब लपेट गया तो इसे हमने कहा क्रोमोसोम, अब ये काम नहीं करेगा। मतलब इसका ये हुआ, जो फंक्शनल सेल्स होंगे, जो सेल फंक्शन करेंगे, उनमें डीएनए का काम करना, आरएनए डीएनए बनाना प्रोटीन के लिए, रिप्लिकेशन के लिए लाजमी है। तो फंक्शनिंग डीएनए में हमें क्या मिलेगा? क्रोमेटिन मिलेगा। और नॉन फंक्शनिंग यानी डिवाइडिंग सेल में हमें क्या मिलेगा? डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड करेगा उसमें हमें क्रोमोसोम मिलेगा। मतलब जब सेल डिवाइड करेगा, भाई देखें यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। अभी मुझे बताएं, ये एक क्रोमोसोम, ठीक है ना, दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम, और ये आपका चौथा क्रोमोसोम। गिन के दिखाएं भाई, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम, आप नहीं गिन पाएंगे। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि आप क्रोमोसोम को गिन भी नहीं पा रहे, आप क्रोमोसोम को सही देख भी नहीं पा रहे थे ने, आप क्रोमोसोम को सही डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोमेटिन का फॉर्म है, न्यूक्लियर रेटिक्यूलम के फॉर्म में डिकंडेंस्ड है। वहां पे आप क्रोमोसोम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 आप गिन गए, अब इजीली डिवाइड कर गए। तो डिवीजन के टाइम में ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए क्या आपको क्रोमेटिन के फॉर्म में? बताएं, कैसे सेल को डिवाइड कर पाएंगे, कैसे क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड कर पाएंगे? नहीं। तो डिवीजन के टाइम में जो सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मटेरियल मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम मिलता है, और डिवीजन से पहले और डिवीजन के बाद जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन और न्यूक्लियर रेटिक्यूलम के फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। तो जब सेल डिवीजन करेगा उस टाइम ये क्रोमोसोम बनेंगे आसानी से डिवाइड करने के लिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक हो गया क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस। अभी आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे हमें कुछ चीजें पढ़नी है, और वो चीजें इज दैट, और वो चीजें इज दैट कि हमें क्रोमेटिन में डिफरेंस समझना है कि क्रोमेटिन के भी 2 फॉर्म होते हैं भाई, क्रोमेटिन के भी 2 फॉर्म होते हैं। देखें, क्रोमेटिन के 2 फॉर्म होते हैं, क्रोमेटिन की बात बता रहा हूं मैं। एक क्रोमेटिन होती है जिसे हम कहते हैं यू क्रोमेटिन, एक क्रोमेटिन होती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। गौर से सुनना है ये कॉन्सेप्ट। अभी क्रोमोसोम तो हाईली कंडेंस है, क्रोमेटिन लेस कंडेंस है। क्रोमेटिन लेस कंडेंस है मतलब खुला हुआ डीएनए है। जो ज्यादा खुला हुआ होगा, जो फुल खुला हुआ होगा, जो वेरी वेरी लेस कंडेंस होगा, उसे आप कहेंगे असली क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। और जो खुला हुआ तो होगा मगर इतना नहीं, इतना नहीं, थोड़ा बहुत कंडेंस होगा, ज्यादा कंडेंस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हेट्रोक्रोमेटिन के क्रोमेटिन क्रोमोसोम जितना कंडेंस्ड होगा, नहीं। यू क्रोमेटिन से ज्यादा कंडेंस्ड है तो उसे कहेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। और बिल्कुल खुला हुआ है, लेस कंडेंस है, बिल्कुल ओपन है या लेस कंडेंस है तो उसे हम कहेंगे क्या? यू क्रोमेटिन। अभी मुझे कौन बताएगा कमेंट में जल्दी में, क्रोमेटिन तो क्रोमेटिन हो गया, क्रोमेटिन के 2 फॉर्म है, एक यू क्रोमेटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में से कौन काम कर सकता है? आरएनए डीएनए बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है, बताएं। जो बिल्कुल खुला हुआ होगा यू क्रोमेटिन। तो यू क्रोमेटिन क्या है? बिल्कुल खुला हुआ डीएनए। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? थोड़ा बहुत कंडेंस, थोड़ा बहुत कंडेंस। ये यू क्रोमेटिन, ये हेट्रोक्रोमेटिन, सही। अगर ये सारा मिलके बिल्कुल कंडेंस्ड हो जाए, ऐसी स्ट्रक्चर बनाए, तो इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। ये यू क्रोमेटिन,
ये हेट्रोक्रोमेटिन और ये क्रोमोसोम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डीएनए कोई काम नहीं करेगा, यहाँ पे भी डीएनए कोई काम नहीं करेगा, यहाँ पे डीएनए काम करेगा। कौन बताएगा कमेंट में? आपके बॉडी के अंदर 200 टाइप के सेल्स हैं भाई, 200 टाइप के सेल्स हैं। क्या एक सेल में 30,000 जीन्स प्रेजेंट हैं? 30,000, 30 के जीन्स प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल। इन ऑल टाइप ऑफ सेल देयर आर 30,000 जीन्स इन एवरी सेल्स। तो क्या जो एक सेल है हमारा, वो ऑल फंक्शन करता है क्या बॉडी के? एक सेल लिवर के काम हर्ट करेगी क्या? किडनी के काम लिवर करेगा क्या? ब्रेन के काम लिवर करेगा क्या? नहीं ना। तो ये 200 टाइप्स के सेल हैं, इनमें जो फंक्शंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, फंक्शंस वर्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और फंक्शन कौन करेगा भाई? जीन करेंगे। 30,000 में से कोई जीन होंगे लिवर में, कोई 300-400 जीन होंगे जो लिवर में काम करेंगे। बाकी लिवर में जो जीन होंगे वो नींद में पड़े हुए होंगे, स्विच ऑफ होंगे। जो काम करने वाले होंगे वो स्विच ऑन होंगे। मिसाल की बात है, हार्ट में 10 जीन काम करेंगे, बाकी 29,990 जो जीन होंगे, 29,990 जीन नींद पड़े होंगे। तो जो सेल के अंदर जीन सोए पड़े हैं वो कौन सी फॉर्म है? यूक्रोमेटिन के फॉर्म में पड़े हैं या हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में पड़े हैं? बताएं। जो स्विच ऑफ हैं या क्रोमोसोम की फॉर्म में? फंक्शनिंग सेल में मैं पूछ रहा हूं। आप कहेंगे सर हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमोसोम तो डिवीजन वाला बनेगा ना। हाँ, हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में, मतलब हमारे सेल का तमाम डीएनए प्रेजेंट होगा हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में, और वो जीन जो काम करेंगे वो सिर्फ खुले हुए होंगे। अभी सुने, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल। यू एंड हेट्रोक्रोमेटिन बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल, मतलब हेट्रो, और ये भी कहा जाता है यूक्रोमेटिन इज अ पार्ट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। बिल्कुल सही है। वैसे यूक्रोमेटिन होता है जब जीन को काम करना होता है तो यूक्रोमेटिन से, हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन बन जाता है, और काम करने के बाद जीन फिर हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक मैं सवाल पूछूंगा आपसे, अगर हमारे सारे ऑल जो जीन्स हैं, ऑल सेल के जो ऑल जीन्स हैं वो इस फॉर्म में हो, यूक्रोमेटिन के फॉर्म में हो, कोई नुकसान होगा क्या? कौन बताएगा नुकसान? आप कहेंगे सर बड़ा नुकसान होगा, म्यूटेशन हो सकती है, खुला हुआ डीएनए है तो खतरा है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए डीएनए अनप्रोटेक्टेड नहीं रहता, हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। ठीक हो गई ये बात। आगे चलें, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की बात हमने समझ ली। आगे चलते हैं भाई। आगे हमारे हमारे को जो चीजें समझनी है वो ये समझनी है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है। सी हियर, क्रोमोसोम क्या है भाई? क्रोमोसोम, आप कहेंगे सर जो क्रोमोसोम है ना, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को कह रहे हैं जो कि डिवीजन के टाइम बन रही है। मैंने कहा ठीक। अब ये जो क्रोमोसोम है, अभी मैं न्यूक्लियोलस तक जाऊंगा, पीछे जाऊंगा न्यूक्लियोलस तक, मुझे जवाब देते रहना, जवाब नहीं देंगे मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है ना। जो क्रोमोसोम है वो किससे बना हुआ है? ये हमारा हो गया, क्या हो गया? डीएनए। और ये हमारी हो गई प्रोटीन हिस्टोन। डीएनए और स्टोन से बना हुआ है। इन स्टोन के ऊपर डीएनए लपेटता जाएगा, लपेटता, क्योंकि स्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो स्टोन डीएनए को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगी। डीएनए अट्रैक्ट होगा स्टोन के ऊपर, कॉइल करेगा, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। तो इसी कंडेंसेशन से हमारे क्रोमोसोम बनेंगे। जब कंडेंसेशन ये स्टार्ट होगी डीएनए और स्टोन की, तो ये सारा जो डीएनए है
ये एकदम स्पॉन्टेनियसली कंडेंस नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर से कंडेंसेशन स्टार्ट होगी पहले, ऐसे बाल टाइप स्ट्रक्चर बनेगी इससे, सपोज करें यहां से कंडेंसेशन स्टार्ट हुई, तो जहां से कंडेंसेशन स्टार्ट होती है ये वाली चीज बनी, तो जहां से कंडेंसेशन स्टार्ट हुई उसे हमने कहा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या जिसे हमने कहा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। अब बाकी का जो ये डीएनए है ये वाला, अब ये वाला कंडेंस्ड होगा तो ये आर्म्स बनेगी क्रोमोसोम की, इनको क्या कहेंगे, आर्म्स, 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 आर्म्स। अभी ये जो आर्म है, इस आर्म के अंदर यहां से लेकर यहां तक एक डीएनए और यहां से लेकर यहां तक एक डीएनए। भाई 2 डीएनए क्यों है क्रोमोसोम में, कोई बताएगा? आप कहेंगे सर रीजन इज दैट जब सेल डिवीजन का इरादा नहीं रखता उस टाइम इसके अंदर एक डीएनए होता है और क्रोमोसोम नहीं होता, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। जब ये इरादा करता है डिवीजन का, तो डिवीजन के इरादे में, प्रिपरेशन में, इंटरफेज में ये एक डीएनए से 2 बनाता है इंटरफेज के इस फेज में। जब डीएनए डबल हो जाएंगे तो क्रोमेटिड भी डबल हो जाएंगी, तो यहां से लेकर यहां तक वाले पार्ट को हमने कहा क्रोमेटिड। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, यहां से यहां तक सेंट्रोमियर तक ये आम हो गई, ये आम हो गई, ये आम हो गई, ये आम हो गई, मगर यहां से यहां तक ये क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड। तो ये दोनों जो क्रोमेटिड हैं इनके अंदर ये डीएनए, ये उसकी कॉपी, तो ये क्रोमेटिड बन गई क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे मैंने कहीं लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा तो बाद में समझा रहा हूँ, ये समझ लें। सिस्टर क्रोमेटिड क्यों? क्योंकि इन और इनके पास डीएनए जो है वो सेम है, रिप्लिकेटेड डीएनए है। मतलब क्रोमोसोम बनेंगे जब सेल डिवाइड करेगा और क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगी। अगर 2 क्रोमोसोम एक जैसे हैं तो इन 2 क्रोमोसोम को मिला के आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इनको कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। और 2 क्रोमेटिड एक जैसी हैं तो इनको क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर सिस्टर क्रोमेटिड। ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे नाम दिया है सेंट्रोमियर। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ही है, वही ये वाली, इसको और क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्यों कहते हैं भाई? इसीलिए कहते हैं कि ये आम, ये आम, ये आम, ये आम एक और दूसरी आम को आपस में जोड़ता है, या ये आर्म्स को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइमरी सेंट्रोमियर। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्यों कहा इसको? क्योंकि ये पहले पहले कंडेंस हुआ। इसका मतलब ये है कि ये पार्ट पहले कंडेंस नहीं हुआ, ये पार्ट पहले कंडेंस नहीं हुआ, पहले जो कंडेंस हुआ है पार्ट वो ये हुआ है जिसको हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर कहा है। कंडेंस होने से के लिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और काम करने के लिए सेंट्रोमियर नाम दिया गया है इसको। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, बिल्कुल, वेयर द टू आर्म्स आर अटैच्ड विद ईच अदर, दैट पॉइंट इज सेड टू बी एज सेंट्रोमियर। अभी सेंट्रोमियर के अंदर 2 डिस्क टाइप प्रोटीन्स होती हैं और उन प्रोटीन्स को कहा जाता है काइनेटोकोर। ये जो पिंक कलर की मैंने प्रोटीन्स बनाई हैं ये वो प्रोटीन्स हैं जो सेंट्रोमियर में 2 होंगी। यहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। मुझे बताएं, अगर मैं ये चीज बना रहा हूं आपके सामने, ये हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम, या मैं ये चीज बना रहा हूं, ये हो गया एक क्रोमोसोम, तो मुझे बताएं केस 1 और केस 2 में यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच है, ये स्पिंडल फाइबर अटैच है, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर। इस क्रोमोसोम पे 2 स्पिंडल फाइबर अटैच हैं, इस क्रोमोसोम पे एक स्पिंडल फाइबर अटैच है, होमोलॉगस पेयरिंग यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। कौन सा केस है जो शो कर रहा है माइटोसिस को, कौन सा शो कर रहा है मियोसिस को? किसमें नंबर कम होंगे? आप कहेंगे सर ये मियोसिस को शो कर रहा है। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज होता है। अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हैं
तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 46 हैं तो 23 इधर आएंगे, 23 इधर आएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे। जब एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम से अटैच हो और होमोलॉगस पेयरिंग हो तो ये निशानी है मियोसिस की। अगर मियोसिस 1 की, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन। अगर आप कहेंगे सर अगर एक क्रोमोसोम पे दो स्पिंडल फाइबर अटैच हो, इसका मतलब है ये जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से यहाँ से सेपरेट होंगी। ये ऐसे स्पिंडल फाइबर खींचेगा इसको क्रोमोसोम को, तो क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। एक क्रोमोसोम का हिस्सा इधर आएगा और एक क्रोमोसोम का हिस्सा इधर आएगा। मतलब ये एक क्रोमोसोम का आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर। तो अगर 46 क्रोमोसोम होंगे तो 46 का आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर। तो यहाँ पे डीएनए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं यहाँ पे यानी मियोसिस 1 में, यहाँ पे यानी माइटोसिस या मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 और माइटोसिस एक जैसी होती हैं, मियोसिस 1 रिडक्शनल होती है। कौन सी डिवीजन है जहां पे होमोलॉगस पेयर सेपरेट होंगे और कौन सी डिवीजन है जहां पर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी? कमेंट में बताएं जल्दी, हरी अप। सिस्टर क्रोमेटिड मियोसिस 2 में या माइटोसिस में सेपरेट होंगे। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, एक जैसा डीएनए है दोनों में, ये सेपरेट होंगी माइटोसिस में या मियोसिस 2 में। और मियोसिस 1 में होमोलॉगस पेयर सेपरेट होंगे। ठीक हो गया? आगे चलते हैं भाई। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील करना है हमें। द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट अभी देखें, मैंने ये क्रोमोसोम में दो जो होंगी वो क्या होंगी? दो आर्म्स होंगी, दो क्रोमेटिड होंगी। यहां पे मैंने एक ही बनाई है मगर इसमें दो डीएनए पहले की चीज है। थोड़ा गौर से सुने। ये जो है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रोमियर है। अगर यहां पे एक और सेंट्रोमियर के जैसी कंस्ट्रक्शन होती तो उसे क्या कहेंगे? पहले कंडेंसेशन होता है सेंट्रोमियर, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ये वाला एरिया। इसको इससे कंपेयर करते जाएं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को क्या कहा? सेंट्रोमियर। फिर ये कंडेंस नहीं होगा, ये कंडेंस नहीं होगा, ये कंडेंस नहीं होगा, ये कंडेंस नहीं होगा, ठीक है ना? फिर क्या कंडेंस होगा? फिर जो कंडेंस्ड होगा वो होगा सेंट्रोमेयर के जैसा ही पार्ट, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। एक भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, एक से ज्यादा भी होती हैं। ठीक हो गया? मैंने यहाँ पे ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्यों कही? क्योंकि पहली कंस्ट्रक्शन कंडेंसेशन यहाँ पे हुई, दूसरी कंडेंसेशन यहाँ पे हुई, यहाँ पे अभी तक कंडेंसेशन नहीं हुई, यहाँ पे ये चीजें नहीं बनी, यहाँ ये हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म, क्रोमेटिन के फॉर्म में है। ठीक है ना? तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को मैं आपको पढ़ाऊंगा, नॉर कहते हैं, नॉर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं हम? नॉर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो डीएनए होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन को बनाने की। इसीलिए जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का डीएनए है उसको आरडीएनए बताएं। आरडीएनए का फुल फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहूं या राइबोसोमल डीएनए कहूं? कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज। राइबोसोमल, रिकॉम्बिनेंट नहीं भाई, वो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को क्या नाम दिया? और नॉर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को और क्या नाम दिया? सेंट्रोमियर। इसका काम क्या है? दो आर्म्स को अटैच करना। इसका क्या काम है? न्यूक्लियोलस बनाना, न्यूक्लियोलस बनाना। अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूं आपसे, पहले ये बात क्लियर करें। पहले कंस्ट्रक्शन हुई सेंट्रोमियर की, दूसरी कंस्ट्रक्शन हुई नॉर की यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की।
अब जो कंस्ट्रक्शन होगी बाकी पार्ट्स की होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है, यानी आर्म्स की कंस्ट्रक्शन लास्ट में होगी। अब हमारे पास दो किस्म के क्रोमोसोम होते हैं, एक वो क्रोमोसोम जिनके अंदर ओनली एंड ओनली प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड और नहीं होती। ऐसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले ओनली एंड ओनली 5 पेयर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। 5 पेयर क्रोमोसोम के ऐसे हैं जिनके अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा यानी सेंट्रोमियर के अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी नॉर रीजन भी है। वो जो 5 पेयर हैं वो पेयर नंबर 13, पेयर नंबर 14, पेयर नंबर 15, पेयर नंबर 21 एंड पेयर नंबर 22। कितने पेयर हो गए? 5। ये जो 5 पेयर हैं इन क्रोमोसोम को हम कहते हैं सेट लाइट क्रोमोसोम, और इनको कहते हैं हम सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम क्यों कहा हमने? क्योंकि इनके अंदर सेटेलाइट डीएनए होता है। अब सेटेलाइट डीएनए पता नहीं क्या आ गया, यहाँ पे टर्म यूज किया हमने। देखें भाई, ये आम है, ये आम है, सेंट्रोमेयर के इधर और इधर ये आम है, ये काम की चीजें हैं। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गई। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला जो भी डीएनए होगा, क्या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला जो डीएनए है उसे मैं कह रहा हूं सेटेलाइट डीएनए। कौन सा डीएनए? सेटेलाइट डीएनए, खामखा डीएनए, अरूबरू डीएनए सिंधी में चवंदा हूं इनके। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉन ट्रांसक्राइबिंग डीएनए, नॉन ट्रांसक्राइबिंग, कोई भी काम नहीं करेगा, खामखा ये डीएनए है। मुझे कमेंट में बताएं क्या ये उस क्रोमोसोम में होगा जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी? कमेंट प्लीज, हरी अप। नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन 5 पेयर्स में होगा आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो ये जो डीएनए है इसे सेटेलाइट या एक और इसको कहते हैं जंक डीएनए। जंक डीएनए, खामखा डीएनए। इंट्रॉन और जंक डीएनए में देयर इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है ना। इंट्रॉन भी नॉन इंफॉर्मेटिव है मगर वो एक्सॉन के बीच पार्ट हैं, वो यहाँ पे सारे क्रोमोसोम में मिलेंगे। जंक डीएनए ओनली दैट डीएनए आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो क्रोमोसोम हमारे के जो पार्ट हो गए वो कितने हो गए? वो आर्म्स, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और सेटेलाइट और जंक डीएनए, ये पार्ट हो गए। अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मुझे सही सही जवाब देना आप। यहाँ पे मैं क्रोमोनीमेटा को क्लियर कर दूं। क्रोमोनीमेटा क्या है? क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है और जो हिस्टोन प्रोटीन है इसको मिला के हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा, कलर्ड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। कौन सी स्टेन यूज की? किसने स्टेन यूज की क्रोमोसोम को देखने के लिए? वाल्डर फ्लेमिंग ने, पार्किंसन एलीन। अब क्रोमोसोम बना होता है डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन का। नॉन हिस्टोन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करती, यानी ए क्रोमोफिलिक है, यानी क्रोमोफोबिक है, यानी नॉन क्रोमेटिक है, कलर एब्जॉर्बिंग नहीं है, कलर लविंग नहीं है। और डीएनए और हिस्टोन दोनों कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कलर एब्जॉर्बिंग रीजन कौन सा हो गया? डीएनए एंड हिस्टोन, मतलब क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा क्या है? वो जो कलर एब्जॉर्ब करे। क्रोमोनीमा, नीमा थ्रेड को कहते हैं, क्रोमा कलर को कहते हैं। नी मेटा, मेटा का मतलब है बीच में। क्रोमोनीमेटा, क्रोमोसोम के बीच में जो हिस्टोन और डीएनए का धागा है उसे हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, गौर से सुने जरा मेरी बात। ये हमारा हो गया स्टोन, ठीक है ना, ये स्टोन, और इस स्टोन के ऊपर ये हमारा हो गया डीएनए। एक क्रोमेटिड में एक ही डीएनए होता है। ये जो अंदर वाला पार्ट है, कलर्ड पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा इसको कहते हैं। ये जो पार्ट है ना क्रोमोसोम का, ये वाला, इसको हम कहते हैं पेलिकल। पेलिकल, इस पार्ट को हम कहते हैं पेलिकल, इस पार्ट को हम कहते हैं पेलिकल। और ये जो पार्ट है डीएनए और स्टोन वाला, ये इसको हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा। ये जो कलर एब्जॉर्बिंग रीजन है क्रोमोनीमेटा, और उसके बाहर जो कवरिंग है ये पेलिकल है, या इसके अंदर जो स्पेस है इसे मैट्रिक्स कहते हैं।
और ये जो टिप है क्रोमोसोम की, इसको हम कहते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर, टीलोमेयर का क्या काम है? टीलोमेयर के अंदर ऐसा डीएनए है, टीलोमेयर इस चोटी टिप को कहेंगे, एपेक्स को कहेंगे। हर क्रोमोसोम की जो चोटी होगी इसको हम टीलोमेयर कहेंगे। हर क्रोमोसोम पे होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि जो क्रोमोसोम है हमारे वो आपस में जुड़ ना जाएं, फ्यूज ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि जो हमारी बॉडी में 48 क्रोमोसोम है वो एक ही क्रोमोसोम बन जाए। अभी तक 48 ही हैं, पहले इंसानों में भी 48 थे। ये फ्यूज क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? इनको इनको क्या कर रहा है? डीएनए रिपेल कर रहा है। तो रिपेलिंग डीएनए जो पार्ट बना रहा है क्रोमोसोम का, उसे हम टीलोमेयर कहेंगे, जो कि ये टर्मिनल पॉइंट है, इसको हम टीलोमेयर कहेंगे। टीलोमेयर क्या करेगा? रिपेल करेगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी हो गई, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी हो गई, क्रोमोनीमेटा भी हो गई, सेकेंडरी न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी हो गया। अभी बातें कुछ रह गई हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे ये बताएं भाई कमेंट में जल्दी, मुझे ये बताएं कमेंट में, जब न्यूक्लियोलस होगा, जब न्यूक्लियोलस होगा तब क्रोमोसोम होगा या क्रोमेटिन होगा? हरी अप प्लीज। क्रोमेटिन, वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड तिशा। क्रोमेटिन, क्यों क्रोमेटिन? ये कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल को स्टार्ट करेंगे। आज ये मैं पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ। इस पीडीएफ में जो एमसीक्यूज हैं न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। टाइम कम होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास में आपको एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवाता। आप सॉल्व कर लें, जो प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन का नंबर बताया करें, ताकि वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूँ। ठीक है ना? तो तकरीबन एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, और बाकी भी एमसीक्यू